तो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है जलवायु। और बच्चों आज हम हल करने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो बच्चों आज के वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के जो वीडियो है वो सभी आप देखेंगे तो आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न हमारा कैसा है, बहुचयनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें उसका सही उत्तर ढूंढना है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है सबसे पहले शिलोंग के पठार से टकराती है और वहां पर गारो खासी जयंतिया में से भी खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा करती है। ठीक है बच्चों, और वहां पर दो स्थान हैं, मौसिनराम और चेरापूंजी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से नाम हैं, सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम और गुवाहाटी। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि पूर्व में चेरापूंजी था लेकिन वर्तमान में मौसिनराम जो स्थान है वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है बच्चों? 1080 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर कर लेंगे से मौसिनराम। देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में ग्रीष्म ऋतु में लू नामक हवाएं चलती है जो अत्यंत गर्म होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, से लू। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों हमने एक चार्ट को समझा था बार बार और हमने देखा था कि भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। और शीत ऋतु की बात हो रही है यहाँ पर। तो शीत ऋतु में हमने देखा था कि पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर वर्षा होती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे ब ऑप्शन को, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में वर्षा होती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो बच्चों कौन सी तारीख है वो, 1 या फिर 2 जून, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा कहां से टकराती है? केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है और कहां वर्षा करती है? केरल के मालाबार तट पर। और वो कौन सी तारीख है, 1 या 2 जून है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब ऑप्शन, जून के प्रारंभ में। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखेंगे अब पांचवा प्रश्न संख्या 1 का पांचवा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं? तो बच्चों हम जानते हैं कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी कि सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है, हालांकि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो भारत में सर्दी पड़ती है, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती है जितनी कि अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में होती है। ठीक है, इसलिए भारत में जो सर्दियां होती है उसमें दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए तो हमने भारत की जलवायु को क्या कहा था, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा था। इसलिए गर्म दिन और ठंडी रातें भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप ऑप्शन ब को। अब देखेंगे हम संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों और दूसरे में पहला, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बच्चों हमने जाना था कि भारत की जलवायु को 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? एक होता है अक्षांश और दूसरा होता है ऊंचाई और तीसरा होता है वायुदाब एवं पवन। ठीक है बच्चों, हमने अक्षांश और ऊंचाई के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। और बच्चों मैंने आपको भाग 3 के अंतर्गत वायुदाब एवं पवनों के बारे में विस्तार से नहीं बताया था। बच्चों इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जितने भी भौगोलिक शब्दावली आ रही है वो हमने बाद में पढ़ी है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसे अलग से समझते हैं तो हम इसे समझ ही नहीं पाते। इसलिए वायुदाब और धरातली पवनों के बारे में भी हमने जब हमने वर्षा ऋतु की क्रियाविधि पढ़ी तब पढ़ लिया था। उसी प्रकार बच्चों हमने ये देखा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में भी हमने पढ़ा। ऊपरी पूर्वी वायु परिसंचरण यानी कि जेट धाराएं
पश्चिमी जेठ धारा के रूप में भारत में कब प्रवेश करती है? जब इसकी 2 शाखाएं बन जाती है। याद आया आपको? मैंने आपको जेठ धारा के बारे में भी बताया था। उसी प्रकार बच्चों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन भाग 3 में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। और इसकी वजह ये थी क्योंकि हम अलग अलग भागों के अंतर्गत इन सबको पढ़ने वाले थे। ठीक है ना बच्चों? तो भाग 3 में आपको ये समझ में ही नहीं आता कि वायुदाब एवं पवन क्या है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक प्रणाली क्या है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक प्रणाली क्या है। लेकिन हमने जैसे जैसे मानसून पढ़ते गए वैसे वैसे ये जो टॉपिक्स हैं हमारे उनके अंतर्गत आते गए। तो जैसे जैसे हमने मानसून की क्रियाविधि पढ़ी उन सब के अंतर्गत इन सब बातों का समावेश होता रहा और फिर ये क्लियर हो गया कि जो तीसरा तत्व है वायुदाब एवं पवन वो किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या जाना? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो तीनों तत्व हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन चैप्टर्स में आते रहते हैं। ठीक है? तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों मैंने आपको लिखवाया भी था, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों? तो जैसे ही भारत में ऋतुएं बदलती है पवनों की दिशा में भी बदलाव आ जाता है और इसी क्रम में भारत में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। एक होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन और दूसरी होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। और बच्चों इन मानसूनी पवनों का जो विस्तार है वो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ही हो पाता है। ठीक है बच्चों? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है 0 डिग्री अक्षांश और यदि ये बात करें ये है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन अक्षांशों में ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है? और भारत की अक्षांशीय स्थिति तो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ही प्रारंभ हो जाती है और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो हमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का लाभ मिलता है। ठीक है बच्चों? तो लिखेंगे हम, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है। मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रश्न, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? तो बच्चों हम जानते हैं विज्ञान का एक नियम कि स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं और जो जल भाग होते हैं वो देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। ठीक है बच्चों? गर्मी के मौसम में यदि आप अपने छत पर एक बाल्टी में मिट्टी ले जाके रखें और दूसरी बाल्टी में पानी ले जाके रखें और 2-3 घंटे बाद यदि आप देखते हो तो जो मिट्टी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी और जो पानी है वो उतना गर्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों? इसी वजह से भारत के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ पर दैनिक तापमान में अंतर हमें दिखाई देता है। ठीक है? तो लिखेंगे बच्चों हम, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा बहुत कम है। ठीक है बच्चों? तो जहाँ जल ज्यादा होता है वहां पर सम जलवायु होती है। जल का क्या नेचर है बच्चों? जल का नेचर होता है कि वो देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। रेतीली मिट्टी नमी व ताप को ग्रहण नहीं कर सकती है और वायुमंडल में भी जलवाष्प की कमी होती है, जिसकी वजह से जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है वो जल्दी ही गर्म हो जाता है और रात्रि में वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से दैनिक तापमान में अंतर अधिक होता है। ठीक है बच्चों? तो दिन में तो होता है ज्यादा तापमान और रात में होता है कम तापमान। लू अर्थात धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें दिन के समय इस क्षेत्र में चलती है। तेजी से गर्म होने के कारण दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और कभी कभी ये गर्म एवं शुष्क पवनें यहाँ पर देर शाम तक भी जारी रहती है। ठीक है बच्चों? तो हमने देख लिया है कि किस प्रकार से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थल भाग अधिक होने की वजह से वहां पर दैनिक तापमान में अंतर आ जाता है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा कि जो मालाबार तट है वो कहाँ है? मालाबार तट है केरल के पश्चिमी घाट के पश्चिम में। ठीक है? और यहाँ पर किससे वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। ठीक है? तो लिख लेंगे
अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखोगे आप उत्तर, है ना। तो आपने देख लिया ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की अरब सागर शाखा से मालाबार तट पर वर्षा होती है। देखते हैं पांचवा प्रश्न, जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो बच्चों हमने जाना था कि जेट धाराएं अत्यंत शक्तिशाली होती है जो धरातल से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल में बहती है। ठीक है, और भारत में जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आती है जो उत्तर भारत के मौसम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 किलोमीटर होता है वाली पश्चिमी हवाएं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पश्चिम दिशा से होती है, इसीलिए इसे हम पछुआ जेट धारा भी कहते हैं, पश्चिम पछुआ। ठीक है, भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हिमालय बीच में आ जाता है जिसकी वजह से जेट धारा की एक उत्तरी शाखा बन जाती है और एक दक्षिणी शाखा बन जाती है। ठीक है, तो गर्मी की ऋतुओं के अतिरिक्त ये हमेशा यहाँ पर बहती रहती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं। ठीक है ना बच्चों, और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम छठा प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, मानसून में विराम, मानसून को परिभाषित करना है तो बच्चों मानसून को तो आप आराम से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन से। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे कि किस प्रकार से भारत में 2 प्रकार से हवाएं चलती है, मानसूनी उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये आप लिख लो। इसके बाद में हम देखते हैं मानसून में विराम। जी हाँ बच्चों, जब 1 जून को भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश कर जाता है तो उसके बीच में बच्चों ऐसे कुछ अंतराल आते हैं जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती है कई दिनों तक। बच्चों आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको मालूम है कि राजस्थान में जब जुलाई के महीने में 15 जुलाई के आसपास मानसून आ जाता है तो एक बार बारिश होने के बाद में कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है। इसे हम कहते हैं मानसून में विराम। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। मानसून में विराम मानसून से संबंधित एक परिघटना है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। तो बच्चों राजस्थान में तो शुष्क अंतराल ही ज़्यादा होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है और इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं और इसे ही मानसून में विराम के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ ऐसे दिन जब बिल्कुल वर्षा होती ही नहीं है, बादल छाए हुए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं वर्षा रहित अंतराल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वां प्रश्न, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? इसका कारण बताना है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, भारत एक विशाल देश है, यहाँ उच्चावच, जलवायु, वनस्पति तथा जनजीवन में विविधता मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं बहुत सारे प्रकार के उच्चावच हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में थार का मरुस्थल है। ठीक है बच्चों, उत्तर पूर्व में भी हिमालय का विस्तार है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, द्वीप समूह इत्यादि यहाँ पर उच्चावच मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं कर्क रेखा के उत्तर में कभी सर्दी और गर्मी होती है और दक्षिण जो भारत है और दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारत में सदैव ही समजलवायु मिलती है जिसकी वजह से बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। किंतु मानसून एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो देश की इन विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर एकता स्थापित करता है। ठीक है बच्चों, और लिखते हैं, मानसून के आगमन पर समस्त देश में वर्षा होती है। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करके कृषि प्रक्रिया में तेजी लाता है। और बच्चों भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ पर मानसून का इंतजार सभी किसान करते हैं। समस्त भारतीय भूपरिदृश्य, इसका वन्य और वनस्पति जीवन, पूरा कृषि कार्यक्रम, लोगों की जीवन शैली और उनके त्योहार सभी कुछ मानसून के इर्द गिर्द घूमते हैं। सभी भारतीय प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा करते हैं और यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो हम मानसून को टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि कब राजस्थान में वर्षा होगी।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। ठीक है बच्चों, अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 के बहुत सारे भाग देखे थे, अब प्रश्न संख्या 3 आ गया है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? बच्चों, हमने देखा था कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बच्चों, अरब सागर की जो शाखा है इसमें कहाँ पर वर्षा होती है? इसकी वजह से वर्षा होती है पश्चिमी तटीय मैदान पर, गुजरात में और राजस्थान के कुछ भागों में। जबकि बच्चों, बंगाल की खाड़ी की शाखा की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो धीरे धीरे इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे वर्षा होती जाएगी बादलों में पानी कम होता जाएगा और जब ये इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा इनकी घटती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूर्व दिशा है और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसका उत्तर लिख लेते हैं हम। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने के निम्न कारण हैं। सबसे पहला है आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्र गति से उत्तरी पूर्वी राज्यों की ओर प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा करती है और इससे वहां अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी पूर्वी भारत में ही बहुत ज्यादा वर्षा कर चुकी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ से मानसूनी पवनें हिमालय के सारे पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के साथ ही इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है तथा वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। पश्चिमी भाग समुद्र से दूर होने के कारण वहाँ पहुँचते पहुँचते मानसूनी पवनें शुष्क हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे जैसे समुद्रों से दूर होती जाएगी वैसे वैसे उनमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी और वो शुष्क हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो बच्चों, हम देखते हैं कि भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है। एक तो होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और दूसरी होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। और इनका सीधा संबंध किससे होता है? इनका सीधा संबंध होता है तापमान से। और तापमान घटता और बढ़ता क्यों है? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर के जो पॉइंट होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना बच्चों। तो लिखेंगे हम इसके बारे में। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि महासागर अर्थात जलीय भाग पर निम्न दाब होता है। ठीक है ना बच्चों, तो जब शीत ऋतु होती है तो उत्तर में तो होता है हाई प्रेशर और इन स्थानों पर होता है लो प्रेशर, अतः ठंडी शुष्क पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। ठीक है, हम ये जान चुके हैं ये वाला नियम। तो क्या होगा बच्चों, स्थलीय पवनें चलने लगेगी और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? स्थलीय पवनें कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखें कि गर्मी के मौसम में भूमि जल की तुलना में अधिक गर्मी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो क्या होता है गर्मी के मौसम में? यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो गया है लो प्रेशर और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। और अब हवाएं कहाँ से कहाँ चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। और जब ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तो समुद्र से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और जिसकी वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं? सागरीय हवाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इससे यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण भूभाग के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है ना, तो गर्मी के मौसम की बात हो रही है। गर्मी के मौसम में यहाँ हो जाता है निम्न दाब का केंद्र और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है ना बच्चों। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है वायुदाब कम और तापमान कम तो वायुदाब अधिक, है ना बच्चों। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार पवनें उच्च दाब के क्षेत्र से, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर अवस्थित होती है, उत्तर में निम्न दाब वाले क्षेत्रफल की ओर आगे बहने लगती है और पवनें जल से स्थल की ओर चलती है। इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सागरीय पवनें भी कह सकते हैं, है ना बच्चों। तो उल्टा हो जाता है, सर्दियों में तो चलती है स्थल से जल की ओर और गर्मियों में चलती है जल से स्थल की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, इसका हमें कारण बताना है। ठीक है बच्चों, तो लिखना शुरू करते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो भारत में केवल जून से सितंबर के मध्य सक्रिय होती है। यही कारण है कि भारत में अधिकतम वर्षा इन्हीं कुछ महीनों में होती है। और बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत में कुछ ही महीनों तक ITCZ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है?
तो बच्चों इसका कारण है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसकी वजह से कुछ भाग उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं का कहां से बहता है, बंगाल की खाड़ी से होकर बहता है। और बंगाल की खाड़ी से होकर बहने की वजह से ये जो उत्तरी पूर्वी मानसून का ये जो भाग है ये नमी ग्रहण कर लेता है और तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो लिखेंगे बच्चों हम इसका उत्तर, शीत ऋतु में तमिलनाडु तट पर भारत में चलने वाली उत्तरी पूर्वी शुष्क पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में पड़ता है। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो काफी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु की तट से टकराकर खूब वर्षा करती है। बच्चों कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। और किससे टकराती है, पूर्वी घाट से टकराती है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम, तमिलनाडु का तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है ना बच्चों। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसके समानांतर होने की वजह से ये क्षेत्र क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अगला प्रश्न, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्राय चक्रवात आते हैं। जी हाँ बच्चों, हमने देखा था कि जब ITCZ पुनः दक्षिण की तरफ चलने लगता है तो बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और आपको मालूम है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, जिसकी वजह से वहां पर बच्चों चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और आप जानते हैं कि कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा है, यानी कि पूर्वी तट की बात कर रहे हैं हम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा है वो सब कहाँ है, पूर्वी तट के पर ही स्थित है। और यहाँ पर बच्चों चक्रवातीय स्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों हम, नवंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर बना हुआ दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है ना बच्चों। पहले यहाँ पर लो प्रेशर होता है और अब यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से जुड़ा होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति आपको मालूम होगी कि कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये चक्रवात जब भारत के पूर्वी तट से गुजरता है तो भारी और व्यापक वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत विध्वंसक होते हैं। इस प्रकार, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश प्राय चक्रवातों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिससे जान और माल का नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, तो चक्रवातों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, अत्यंत भीषण तूफान होते हैं और कई बार तो बच्चों तबाही भी ये लेकर आते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में 5वां प्रश्न, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो देखें इसका उत्तर बच्चों, हमने देखा था कि जो पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट है, ठीक है बच्चों, इसको यदि हम इस प्रकार से बनाएं, ये पश्चिमी घाट और ये कौन सी दिशा है बच्चों, ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। तो ये जो पश्चिमी घाट है यहां से टकराकर वर्षा होती है। एडियाबेटिक ताप ह्रास आपको याद है, ठीक है, पवनें ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के साथ ही इनका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और डाउन होने की वजह से ये नमी को यहाँ पर छोड़ देती है और यहाँ बारिश हो जाती है ना। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो खूब वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो वर्षा प्राप्त नहीं करता है। इसकी वजह क्या होती है बच्चों, इसकी वजह भी होती है एडियाबेटिक ताप ह्रास। ठीक है, यहाँ पर पवनें जैसे ही नीचे उतरती है वैसे ही इनमें क्या होगा, इनमें तापमान बढ़ जाएगा और तापमान जब बढ़ जाता है तो जो नमी की क्षमता होती है बादलों की वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, और यही सारा का सारा किस्सा किसके साथ में होता है, राजस्थान, गुजरात के साथ में। हमने देखा कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर की जो शाखा है उसके समानांतर है। ठीक है, इसीलिए बच्चों कुछ भाग ऐसे हैं जैसे कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, यहाँ अच्छी वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल पर वर्षा नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं बच्चों, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग जो कि पश्चिमी छोर पर स्थित हैं सूखा प्रभावित है, क्योंकि जब मानसूनी पवनें इन क्षेत्रों में पहुंचती है तो उनकी आर्द्रता भी समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है बच्चों, तो आर्द्रता भी समाप्त हो जाती है। और बच्चों हम देखते हैं कि राजस्थान में तो जो अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर शाखा के समानांतर है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पवन विमुख ढाल पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है। बच्चों मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये है पश्चिमी ढाल और ये है पूर्वी ढाल। और बच्चों ये क्या है, ये है
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। तो बच्चों ये पवनों की दिशा के सामने होता है और ये पवन विमुख ढाल है, ठीक है। इसे हम कौन सा ढाल कहेंगे? पवन विमुख ढाल कहते हैं, जिसकी वजह से ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और इस ढाल को हम क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी ढाल। तो ये कौन सा ढाल है? पवनाभिमुखी ढाल है, जिसकी वजह से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अच्छी वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और लिखेंगे प्रश्न संख्या 5, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों बहुत बड़ा प्रश्न है, लिखते हैं इसका उत्तर। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला बच्चों तापमान संबंधी विविधताएं। तो क्या होती है तापमान संबंधी विविधताएं? भारत का जो थार का मरुस्थल है वहां पर तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में भी चला जाता है। याद है आपको द्रास क्षेत्र का तापमान? तो लिखेंगे बच्चों हम, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरा है सर्दी में रात्रि में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस और तिरुवनंतपुरम में ये लगभग 22 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो द्रास तो है उत्तर में और तिरुवनंतपुरम है दक्षिण में। तो यहाँ होता है -45 डिग्री और यहाँ होता है 22 डिग्री प्लस में, ठीक है। तो कितने का अंतर हो गया? करीब करीब कितने का अंतर हो रहा है? आप सोच सकते हो कि -45 डिग्री और 22 में कितने का अंतर होगा? कितना बच्चों? 47, 57 और 67 डिग्री, ठीक है। तो इनकी जो रेंज है वो कितनी हो गई है? इनकी रेंज हो गई है 67 डिग्री की, -45 और 22। तो स्थान विशेष पर दिन और रात के तापमान में भी भारी अंतर पाया जा सकता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री और वहीं रात का तापमान कितना हो जाता है? वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। थार के मरुस्थल में ही दिन का तापमान ज्यादा, रात का तापमान कम। वजह क्या है? क्योंकि विज्ञान का एक नियम जानते हैं, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए दिन में हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। और दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन और रात का जो तापमान होता है वो प्रायः समान ही रहता है। इसकी वजह क्या है? महासागरीय जलवायु, सम जलवायु, ठीक है, याद आई? क्योंकि दिन में और रात्रि में समुद्रों के तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो जल होते हैं वो देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा देश के आंतरिक भागों में तापमान का जो अंतर होता है वो अधिक होता है, ठीक है बच्चों। जो तटीय क्षेत्र होते हैं इनमें तापमान का अंतर अधिक नहीं होता है, जबकि जो आंतरिक भाग है यहाँ पर तापमान में अंतर अधिक होता है, दिन के तापमान में और रात्रि के तापमान में। वर्षा संबंधी क्षेत्रीय विविधताएं, हिमालय में वर्षण प्रायः हिम के रूप में होता है, जबकि शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता है। मेघालय में जहाँ वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर होती है, वहीं लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है और तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। इसे अक्टूबर नवंबर भी लिख सकते हैं। उत्तरी मैदान में पूर्व की ओर अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की ओर घटती जाती है। बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। पवनों की दिशा संबंधी अंतर, ग्रीष्मकाल में पवनें स्थल से समुद्र से स्थल की ओर चलती है और शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर चलती है ना बच्चों? याद है आपको? यहाँ पर ग्रीष्मकाल में क्या बन जाता है? लो प्रेशर, और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं चलती हैं। और जब लौट रहा होता है मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, तब क्या होता है? यहाँ पर होता है हाई प्रेशर और यहाँ होता है लो प्रेशर। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो बच्चों हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और उत्तरी पूर्वी मानसून को, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे हम, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ कहाँ बन जाता है? गंगा के मैदान की ओर। इसीलिए ये क्या बन जाता है? विषुवतीय गर्त, निम्न दाब का केंद्र, या फिर हम इसे मानसूनी गर्त भी कह सकते हैं, जो सामान्यतया
विषुवत वृत्त के लगभग 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है ये पहुंच जाता है गंगा के मैदान के आसपास। इसे मानसून के मौसम में मानसून गर्त के नाम से भी हम जानते हैं। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र हो जाता है, याद है आपको। इसी प्रकार उच्च दाब की स्थिति की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। जी हाँ बच्चों, अत्यधिक गर्म हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ होता है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। परिणामतः पठार पर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर उत्तर पश्चिमी जेट धारा तथा भारतीय महाद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो पूर्वी जेट धाराएं भी होती है। इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करती है। तो बच्चों कुल मिलाकर मानसून किसका खेल है? दाब का खेल है। लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब की वजह से ही हवाओं की जो दिशा होती है वो बदल जाती है, इसलिए तो इन हवाओं को बोलते हैं मानसूनी हवाएं। जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों के निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। याद है आपको, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है और ये नमी युक्त होती है और देश में वर्षा करती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो बच्चों हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने शीत ऋतु के बारे में नहीं पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम शीत ऋतु की अवधि। शीत ऋतु की अवधि मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जो जनवरी के महीने होते हैं सबसे ज्यादा ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई में औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस ऋतु में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। बताया था मैंने आपको। उत्तर में तुषारपात सामान्य बात है और हिमालय के उच्च ढलानों पर तो क्या होता है? हिमपात होता है। पवनें इस मौसम में देश में कौन से चलती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, अतः देश के अधिकतर भागों के लिए शुष्क मौसम है, लेकिन तमिलनाडु इसका अपवाद है, याद रहेगा आपको। वर्षा उत्तरी पूर्वी पवनों से तमिलनाडु तट पर कुछ वर्षा होती है, क्योंकि यहीं से ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है। वायुदाब देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है ना बच्चों। तो सर्दी में क्या होगा? उच्च दाब के केंद्र और निम्न दाब के जो केंद्र है वो बदल जाएंगे, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जलवायु दशाएं कैसी होती हैं ये भी देख लेते हैं। शीत ऋतु में मौसम सुखद होता है, आसमान साफ होता है, कम तापमान होता है, कम आर्द्रता होती है और पवनें भी धीरे धीरे चलती है। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार हम बात करें चक्रवाती विक्षोभ की, जो कहाँ से आता है? भूमध्य सागर के ऊपर से आता है। कौन लेकर आता है उसे? पछुआ जेट धाराएं लेके आती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ में भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा और पर्वतों पर हिमताप होता है। बताया था मैंने आपको। महावट बच्चों हमने महावट भी नहीं पढ़ा था, इसे कई बार मावट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम मावट भी बोल देते हैं। शीतकाल में होने वाली वर्षा मात्रा में कम होती है, किंतु ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय तौर पर इसे मावट या फिर महावट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भाग अप्रभावित रहते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि पास में क्या है? समुद्र है। इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, जिसकी वजह से प्रायद्वीपीय पठार पर क्या होता है? शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है ना बच्चों। जब हम सर्दी में रजाइयां ओढ़ रहे होते हैं तब मुंबई में और अन्य तटीय क्षेत्रों में एक पतली चद्दर से भी काम चल जाता है, जिसकी वजह है उसके निकट में समुद्रों का पाया जाना, क्योंकि समुद्र देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं।
समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो बच्चों देखिए अगला प्रश्न, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। तो बच्चों बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, हम इसका भी देख लेते हैं उत्तर। इसका अवधि, भारत में मानसूनी वर्षा का जो समय होता है वो प्राय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है और भारत में अधिकांश लगभग 90% वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और उत्तरी पूर्वी मानसून से 10%। समय की अनिश्चितता है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा समय अनिश्चित होता है। 1 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है और राजस्थान तक आते आते जो इसकी तिथियां हैं उनमें देरी भी संभव हो जाती है और कभी कभी ये जल्दी भी आ जाता है। उसी प्रकार बच्चों वर्षा की मात्रा भी अनिश्चित होती है। तीसरा अंतर है क्षेत्र के अनुसार मानसून की कुल अवधि में अंतर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले केरल में आता है और सबसे बाद में भी केरल से ही जाता है, और जबकि राजस्थान में सबसे बाद में आता है और सबसे जल्दी जाना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार बच्चों मानसून में विराम भी आता है। कुछ ऐसे समय होते हैं जब मानसून के मौसम में भी, यानी कि गर्मी की ऋतु में जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसमें वर्षा रहित दिन होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में ही बाढ़ आ रही होती है और राजस्थान जैसे राज्यों में सूखा पड़ रहा होता है। और असमान वितरण, जी हाँ बच्चों मानसूनी वर्षा का जो वितरण है वो बहुत असमान है। मेघालय में जो चेरापूंजी और मौसिनराम है वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मौसिनराम में 1080 सेंटीमीटर। और बच्चों राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है और लद्दाख है वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है बच्चों। और अगला है मूसलाधार वर्षा। मानसूनी वर्षा मूसलाधार होती है और एक बार आने पर ये लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये जो अंतिम प्रश्न है वो भी पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भारत की जलवायु से संबंधित जो आज का ये चैप्टर था अध्याय संख्या 4 भली भांति समझ में आया होगा। और बच्चों आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, बैक कर लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदु लिखने के लिए वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ई कक्षा के साथ। थैंक यू।